So, good morning, friends. Welcome back in biology classes by Arpit Shukla sir. So now, till here we can discussing about that ki how the animals are classified and which basis we can classify the organism step by step, and which steps take place for the classification of the organism, and on which behalf we can classify the organism. In that step we can take in the 8 step for the classification of organisms. यहाँ तक हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशंस के 8 बेसिस के बारे में स्टडी की, और उन स्टडीज के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में या लेक्चर्स में हमने क्या किया, डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड on the basis of presence of notochord and absence of. तो बेटा if we are talking about in the division of animal kingdom, ठीक है, तो यहाँ पर दो डिवीजन एनिमल किंगडम के आपको दिख रहे हैं. जो पहला किंगडम है दैट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट एंड सेकंड इज नोन एज कॉर्डेट. तो मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड के बारे में, दैट इज द पॉइंट ऑफ 7 नंबर पॉइंट. ठीक है, तो 7 नंबर पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इफ द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज वर्टिब्रेट और कॉर्डेट. ठीक है, और ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं और नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. तो बेटा हमने इनवर्टिब्रेट्स को या नॉन कॉर्डेट्स को 8 फाइलम्स में डिवाइड किया है. पोरीफेरा, जिसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पहले भी कई बार, स्पंज है. सेकंड इज नाइडेरिया, द एग्जांपल इज सिलेंड्रेट्स. थर्ड इज स्टीनोफोरा एंड एग्जांपल इज प्लूरोबाचिया. ठीक है, लाइट लिबरेटिंग कैपेसिटी इन द ऑर्गेनिज्म. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थीज. ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो आप सभी को पता है, उसको हम फ्लैटवॉर्म बोलते हैं. द कॉमन नेम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज इज फ्लैटवॉर्म. ठीक है, आफ्टर दैट एस्केल हेल्मिन्थीज का कॉमन नेम है राउंडवॉर्म. एंड एनेलिडा को हम सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. मेटाबॉलिज्म कंडीशन जो हमने डिस्कस की थी उसको फॉलो कर रही है. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द आर्थ्रोपोडा, मतलब द जॉइंटेड लेग्स ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज आर्थ्रोपोडा. मोलस्का की बात करेंगे, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेट्स की बात करेंगे. बेटा ये तो फाइलम हो गए हमारे इनवर्टिब्रेट्स. लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो ये दैट इज अ सिंगल फाइलम ऑफ द कॉर्डेट. ठीक है, ये कॉर्डेट है जिसके हम लोग बात करेंगे. और इस कॉर्डेट को हमने क्या कहा, दैट इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. मतलब इफ इन द ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, सो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट. अब यहाँ पर इनमें अगर हम क्लास, ये जो फाइलम है वो कई क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया. ये इनकी क्या है, क्लासेस हैं. तो ये जो क्लासेस हैं, इनकी जो पहली क्लास है दैट इज नोन एज साइक्लोस्ट्रोमेटा. इसको हम जॉलेस फिश बोलते हैं. ठीक है, साइक्लोस्ट्रोमेटा. साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्ट्रोमेटा का मतलब है माउथ. तो सर्कुलर माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन द फिशेस आर नोन एज साइक्लोस्ट्रोमेटा. एंड देन chondriochitis, that is cartilaginous fish, and then osteochitis, that is bony fish. And then we can discuss about the amphibians, reptiles, apes and mammals. Amphibians, reptiles, apes and mammals are the type of classes of chordate in which the 4 limbs are found, so that's why they are called tetrapods. ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे एनिमल किंगडम को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स के डिवाइड कर दिया. नाउ आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स इन विच द नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंटेड. तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके बाद बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की. तो नाउ आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द फाइलम पोरीफेरा, दैट इज द पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म. तो पोरीफेरा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उनके बारे में सम पॉइंट्स वी कैन डिस्कस हियर. ठीक है, एंड द पॉइंट्स आर लाइक दैट. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट
phylum of invertebrates that is known as Porifera. So beta, when we are discussing about the Porifera, the first question arises that कि how they got the name Porifera. So beta, the word Porifera is originated from the Latin word porus and fere. ठीक है? The meaning of porus means pore and the fere means to bear. Now we can say that the pore bearing organisms are got the name Porifera. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पोर बियरिंग होती है उनको हम पोरीफेरा बोलते हैं और द कॉमन नेम इज स्पंज. ठीक है, अगर हम अभी तक बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइलम टिल नाउ, सो approximately 5000 species are known and approximately 600 million year ago. तो अगर हम 600 मिलियन ईयर अगो की बात करते हैं, 600 मिलियन ईयर अगो की बात करते हैं, तो हमारे पास जो है लगभग आज की डेट में वहां से लेकर और आज तक के टाइम ड्यूरेशन में 5000 स्पीसीज जो कि पोरीफेरा की देखने में आती हैं या देखने को मिलती हैं. चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि इन विच भी branch we can study about the Porifera. The name of study of the Porifera is known as parazoology. Now we can say that the branch of science in which we can study about the Porifera is known as parazoology. And if we are talking about the connecting link between protozoa and Porifera, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के कनेक्टिंग लिंक की बात करते हैं बेटा, तो उसको हम प्रोटोस्पोंजिया बोलते हैं. ठीक है, प्रोटेरोस्पोंजिया बोलते हैं. और प्रोटेरोस्पोंजिया जो है दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा. ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा की कनेक्टिंग लिंक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. नाउ after that we have discussed about the first point, that is habitat, that means आवास. अगर हम प्रोटोजोआ में डायवर्सिटी देखें तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कहां पर सबसे ज्यादा प्रोटोजोआ हमें देखने के पोरीफेरा हमें देखने के लिए मिलेंगे. So the maximum population of the Porifera is seen in marine water, and one example that is Spongilla, that is mostly found in fresh water. तो अगर हम इनके habitat की बात करते हैं, if we are talking about in the case of habitat, so most of the sponges are marine but some are found in fresh water, that is Spongilla. इसके बाद अगर हम बात करें बॉडी स्ट्रक्चर की, तो इनकी बॉडी क्या होती है, कप शेप होती है, इनरेगुलर होती है. आपने कई बार डायग्राम में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पंज. इस तरीके के स्पंज के स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसमें छोटे छोटे पोर्स देखने के लिए मिलेंगे बॉडी में. ये जो माइन्यूट पोर्स है ना, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं. तो इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कप शेप है, इनरेगुलर है. ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया था 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल, सेकंड इज टिश्यू लेवल एंड थर्ड इज ऑर्गन लेवल. तो ये क्या है, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनिज्म है. मतलब नाउ वी कैन से दैट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ द कॉम्पोजिशंस ऑफ द सेल बॉडी. इफ वी कैन कट इट डाउन दैट बॉडी, तो इट इज नॉट कटेड इनटू इक्वल पार्ट्स. तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया, दे आर asymmetrical in nature. the body is asymmetrical. ये asymmetrical है, ये सिमेट्री शो नहीं करती. but some organisms, ठीक है, of that phylum like
leukosolenia and cyclone, so the radially symmetrical. That is very important question for the examination because that is exceptional case कि they show the radially symmetrical condition. Example is leukosolenia and cyclone. ठीक है, अगर हम इनके बॉडी की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, इन छोटे छोटे पोर्स को ही हम नेम दे रहे हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो मैंने अगला पॉइंट वही बताया था, पोर इज फाउंड इन द बॉडी इज नोन एज ऑस्टिया। बॉडी में जो भी पोर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम ऑस्टिया बोलेंगे। एंड बॉडी वॉल की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स है। आउटर इज पिनेकोडर्म, जो आउटर एक्टोडर्म की बात करें उसको हम पिनेकोडर्म बोलते हैं, और इनर वाली जो बात है उसको हम कोलोडर्म्स बोल रहे हैं, दैट इज एंडोडर्मिक। तो अगर हम पिनेकोडर्म या एक्टोडर्म की बात करते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ द पिनेकोसाइट्स। ठीक है, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ like cells are known as pinacocytes, and the inner cells are made up of the collar-like cells. They are known as collar cells. After that, इन दोनों पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स के बीच या कोइनोडर्म्स के बीच की बात करें तो इनके पास एक जिलेटिनस मेम्ब्रेन सिस्टम होती है जो कि मेसेनकाइमल सिस्टम की बनी होती है। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में बेटा पिनेकोडर्म एंड कोनोडर्म्स के बीच में एक जिलेटिनस लेयर्स होती हैं, और ये जिलेटिनस लेयर्स जो हैं इसमें 3 अलग अलग तरीके की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट्स एंड मायोसाइट्स एंड स्क्लेरोइड्स। बेटा आर्कियोसाइट्स जो होती हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, और जो आपकी मायोसाइट्स होती हैं ये फॉर द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब इनको फ्लेक्सिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और जो तीसरी हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्केलेटन, मतलब स्पंज के एंडोस्केलेटन के फॉर्मेशन में ये स्क्लेरॉइड सेल्स जो है पार्टिसिपेट करती हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द पोरिफेरा। आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, और अब हम आगे के पॉइंट्स भी देखते हैं कि इनमें कैसे और किस तरीके का कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, इनमें किस तरीके से कैसा सर्कुलेशन होता है। तो हम लोग ये बात करेंगे कैसे इनमें वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कैनाल सिस्टम। So now we have discussed about the next characteristic of the sponge, that is canal system. So canal system is the very important feature of the sponges, क्योंकि स्पंज में वाटर का वैस्कुलर सिस्टम होता है और वाटर का फ्लो होता है, एंड ऑल एक्टिविटीज ऑफ स्पंज इज कंट्रोल्ड बाय दैट सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैंने ऑस्टिया दिखाया, दैट इज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द वाटर फॉर द सर्कुलेशन, एंड दैट इज द मिडिल कैविटी विच इज नोन एज स्पंजोसील। जो ये जो कैविटी है बेटा इसको हम स्पंजोसील बोल रहे हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ दैट कैविटी द वाटर इज ट्रांसफर इन ऑस्कुलम एंड एग्जिट फ्रॉम द ऑस्कुलम। तो नाउ वी हैव राइट इट डाउन, वी आल्सो राइट इट एंड मेंशनिंग ऑन द बोर्ड, द वाटर इज सर्कुलेट बाय द कैनाल सिस्टम चैम्बर लाइक। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्टिया, then spongocoel and then osculum. So the water is entered from the ostia and circulated through the spongocoel and exit from the osculum. So that is known as canal and chamber like system. So that is the basic feature of the sponge, और इसको हम sponge की लाइफ लाइन कह सकते हैं। ठीक है, so now we can say that the circulation of water is the lifeline of the स्पंजेस, और ये इसका क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है या ये इसका यूनिक फीचर है। पाथवे की अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाथवे ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो पाथवे ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है केवल वाटर का सर्कुलेशन ही नहीं करता बेटा, दैट इज आल्सो कंट्रोल द वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स। पहला फूड गैदरिंग, ये फूड गैदरिंग को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी
एक्सचेंज, मतलब जो गैसेस के एक्सचेंज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय दैट। वेस्ट मटेरियल का रिमूवल जो अमोनिया के फॉर्म में स्पंज करता है, उसका एक्सक्रीशन, उसको कंट्रोल करना। दूसरा रिप्रोडक्शन, तो मतलब ये जो इनका कैनाल सिस्टम है बेटा, इनसे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, वेस्ट मटेरियल है, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ पाथवे ऑफ द वाटर, तो वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वाटर एंटर थ्रू द हेल्प ऑफ ऑस्टिया एंड एंटर इन द स्पॉन्जोसील एंड देन ऑस्कुलम एंड देन आउट, है ना। तो ये एक पाथवे दिख रहा है, ये क्या है, दीज आर द माइन्यूट होल्स ऑफ द स्पंजेस दैट इज नोन एज ऑस्टिया, फ्रॉम वेयर द वाटर इज एंटर, एंड व्हेन द वाटर इज एंटर इनसाइड दैट, सो स्पंजोसील, दैट इज द कैविटी from where is water is circulated and out from the osculum. So that is the pathway of the water vascular system in the case of sponge. अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं, that is very important talk is like that कि skeletal system की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे आपका skeletal system bones का बना है, ठीक है, and that bone is made up of the various type of chemical components like calcium and phosphorus. But अगर हम sponge की बात करते हैं तो in the case of sponge the skeletal system is made up of spherules or spongin fiber. They are the fiber like structure which give the strength to the body of the sponge. तो the first component is spicule and second component is scipules जो है, अगर हम बात करते हैं तो ये सेकंड पॉइंट अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्पिक्यूल्स है बेटा, ये किसके बने हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने हैं, एंड दे आर द निडल लाइक स्ट्रक्चर। बट हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि अलग अलग स्पंजेस में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे स्पंज की बात करें, कैल्केरियस है, सिलिकस है, यूब्लैक्टेला में है, तो इनके जो एंडोस्केलेटन है वो दो कंपोनेंट से बनते हैं, या तो कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होगा, या तो सिलिका का बना होगा। तो मतलब एंडोस्केलेटन is made up of two type of component that is known as silica and calcium carbonate. अब इनमें अगर हम लोकोमोटरी की ऑर्गन की बात करते हैं जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में की है, तो इनमें किसी भी तरीके का कोई पोर्ट्स नहीं होता है, कोई लेग नहीं होते, कोई लिम्स नहीं होते, तो लोकोमोटरी ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट होता है बिकॉज दे आर सेडिमेंट्री ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, ऑब्वियसली यहाँ पर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा, द डाइजेशन इज अकर इनसाइड द सेल एंड दैट सेल पार्टिसिपेटेड इन द वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। फूड इज कैप्चर्ड, अगर फूड कैप्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिलास देखने के लिए मिल रहे हैं एंड दीज फ्लैजिलास आर रिस्पांसिबल फॉर कैप्चरिंग द फूड। ये फ्लैजिला फूड के कैप्चरिंग में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, द फूड कैप्चर्ड बाय द फ्लैजिला ऑफ द कोइनोसाइट्स। तो इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है फ्लैजिला में जिसे हमने नाम दिया कोइनोसाइट्स। ये कोइनोसाइट सेल्स ही फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो नरिशमेंट है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोसाइट्स। तो ट्रोफोसाइट्स इज द टाइप ऑफ स्पेशल सेल व्हिच हेल्प इन द नरिशिंग, जो कि नरिशिंग में हेल्प करती है। और अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज द बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन से होगा। एंड अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन एज अ मोर नॉर्मल सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, या एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, या तो हम इनको ऑस्मोरेगुलेशंस भी बोल सकते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन जो हो रहा है बेटा वो डिफ्यूजन से ही हो रहा है। और एक्सक्रीशन में जो भी केमिकल एक्सक्रीट हो रहा है वो क्या है, दैट इज द टाइप ऑफ अमोनिया। सो नाउ वी कैन से दैट द स्पंज आर द टाइप ऑफ अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। नाउ द स्पंज इज द टाइप ऑफ अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद हम बात करते हैं कि
स्पंज में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और कौन कौन से मोड से होता है, तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ स्पंज। की स्पंज में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन द केस ऑफ स्पंज रिप्रोडक्शन, सो स्पंज आर द hermaphrodite organism। hermaphrodite का मतलब क्या है? The male and female both body is present in single body is known as hermaphrodite। मतलब एक ही बॉडी में मेल्स भी हैं और एक ही बॉडी में फीमेल्स भी हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम hermaphrodites बोलते हैं। और ये भी एक hermaphrodite टाइप का ऑर्गेनिज्म है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें 3 कंडीशंस के थ्रू होता है। The first is by fragmentation, that is by the help of fragments the new organism is developed. Second is by budding. Now by the formation of bud, that bud is detached by the mother body and that whole body is responsible for the development of new organism, that is budding. And next is gemule formations। ठीक है, तो gemule formations is the most common type of asexual reproduction which is found in the case of spongia, in the case of porifera। ठीक है, तो पहला ये हमने बात किया asexual reproduction के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो अकर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, फीमेल गैमीट्स की बात करते हैं, तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, और ये गैमीट्स के फॉर्मेशन के बाद, जैसे हम स्पर्म और ओवम भी बोल सकते हैं, तो इन दोनों के फॉर्मेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन के बाद देखें तो जितने भी मैराइन ऑर्गेनिज्म है या वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सटर्नली रिप्रोडक्शन होता है, बट स्पंज के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। दैट मींस वी कैन से दैट द इनसाइड द बॉडी द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज अकर्ड हियर। और इनके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। 2 तरीके के, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म पहले लार्वा बना रहा है और फिर ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो इनमें इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब द फर्स्ट ऑफ ऑल लार्वा इज फॉर्म, ठीक है, एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड। सो वी कैन से दैट द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन इन द केस ऑफ स्पंज। और इसमें 2 एक्सेप्शनल केस है, ये मोटाइल लार्वा होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें 2 एक्सेप्शनल केस है, एम्फीब्लास्टुला एंड आपका पैरेन्काइमुला। ये जो है इसका एग्जांपल है स्काइफा और इसका जो है ल्यूकोसोलोनिया। ये दोनों क्या होते हैं? फ्री लिविंग लार्वा होते हैं। दे बोथ आर द टाइप ऑफ फ्री लिविंग लार्वा। तो ये दोनों क्या है? फ्री लिविंग लार्वा की कंडीशन है जो कि केवल इन दोनों स्पंज में ही पाई जाती है। तो यहां तक हमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो है इनके रीजनरेशन पावर की। ठीक है, तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द रीजनरेशन एंड देन क्लासिफिकेशन। तो रीजनरेशन की बात करते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजनरेशन कैपेसिटी इन द केस ऑफ स्पंज। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिप्लोप्लास्टिक लेयर ऑफ द स्पंजेस, तो वहां पर मैंने बताया था आपको इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आर्कियोसाइट्स द स्पंज हैव अ ग्रेट रीजनरेशन क्वालिटी। इसकी वजह से स्पंज में रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है। और अगर हम इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं तो साइकॉन, जिसे हम स्काइफा बोलते हैं, दैट इज अर्न स्पंज एंड कॉमन नेम इज क्राउन स्पंज। ये स्पॉन्जिया है,
spongia is known as freshwater sponge. And after that we are discussing about the Leucosolenia, that is simplest sponge. कई बार ये कॉमन नेम के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो the simplest sponge is known as Leucosolenia, and next is Euplactella, that is flower basket, the most important type of sponge which is used in marriages in Japan for the distribution of as a blessing for the male and females in Japan. It is very usable for the newly coupled. So Euplactella is most probably seen in the case of the area of the Japan. ठीक है? तो Euplactella, the common name is flower basket. After that we are discussing about the classification of the sponge. So if we are talking about the classification, so sponges are divided into 3 classes. ठीक है? The first is Calcarea, the example is Sycon and Leucosolenia, and second is Hexaplanida. तो इसका एग्जांपल है Euplactella, जिसे हमने कहा एप्पल फ्लावर बास्केट. ठीक है? And after that we are discussing about the Desmospongia. The common example is Euspongia. So these are the points which are very important for the Porifera and for your regular classes and NEET examination. Now goodbye, see you again in next lecture with a new phylum. Goodbye, see you again, have a nice day beta.